वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा बात चल निकली थी टैक्स महसूलात के हवाले से, तो मैंने सोचा कि पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, फिर मैं तिजारती पॉलिसी पर जाऊंगा। हमारे साथ शाहिद इस्माइल साहब मौजूद हैं, नईम सिद्दीकी साहब स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, सर शाहिद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर? चले, शाहिद इस्माइल साहब से तो मैं करता हूँ रब्ता। नहीं साहब, सर जी, इस वक्त जब ऐसा मौका जहां पर खुद बताया जा रहा हो कि आपके टैक्स महसूलात 4084 अरब के हासिल हो गए, हमने उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली, हमने सेल्स टैक्स जो हासिल है वो 9.3% ज़्यादा हासिल कर ली हैं, 1597 अरब की वसूलियाँ हो गई हैं, इनकम टैक्स रेवेन्यू में भी 4.2% इजाफा हो गया और उसकी वसूलियों में भी 14 अरब और 84 करोड़ के आसपास हो गई। एफबीआर ने जो कस्टम ड्यूटीज हासिल की है वो भी 9% कमी के साथ 618 अरब रुपए रही। देखिए सर, इतनी लंबी चौड़ी डिटेल, फिर अचानक हटा दिया कि मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। चले, शबर जैदी साहब का तो बहुत अरसे से ये सुन रहे थे, आ रहे जा रहे हैं। अच्छा, इससे भी एक जो है ना खतरनाक खबर है। वो क्या सर? वो ये है कि जो जावेद गनी साहब को अपॉइंट किया है एज ए न्यू चेयरमैन एफबीआर, वो भी एडहॉक बेसिस पे है फॉर 3 मंथ्स। अब आप मुझे ये बताएं, जब आप कहते हैं कि जो 3 मंथ्स के लिए अपॉइंट हुए हैं तो उनकी कौन सुनेगा? बिल्कुल सही। अच्छा, चलो, अगर आपने 3 मंथ के लिए अपॉइंट भी करना है, आप बताएं तो ना किसी को। हो सकता है वो इतने कॉम्पिटेंट हों कि आगे कैरी कर जाए, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दें। अब आपने जब 3 महीने का, तो जो बंदा फील्ड में बैठा है उसको पता है यार ये तो 3 महीने के लिए, इसकी मैं क्या बात सुनूँ। नौशीन साहबा की बड़ी तारीफ़ की गई कि बहुत अच्छी हैं, आउट क्लास हैं, पहली फीमेल बीआर की चेयरमैन है और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, और अचानक एक दिन आपको खबर। तो इशू ये है सर कि एक पॉलिसी का बहुत बड़ा फुकदान है। इस तरह रेवेन्यू नहीं कलेक्ट हो सकते। रेवेन्यू कंबाइंड स्ट्रेटजी से कलेक्ट होते हैं, और उसकी फील्ड फॉर्मेशन में आप ईज ऑफ डूइंग access to the taxpayer, how to pay taxes and how swiftly and softly he can pay the taxation. अब जब हर एक को आप नोटिस देना शुरू कर देंगे, हर एक को परेशान करना शुरू कर देंगे, तो आपको कैसे रेवेन्यू कलेक्ट होगा? फिर जब आपको ये भी श्योर नहीं है कि मैं किसको जवाब दूँ, देखिए ना, कोई ना कोई किसी को अकाउंटेबल तो है। हमेशा से कहा जा रहा है कि एफबीआर को एक ऑटोनमस अदारा बनाएं, एफबीआर को इंडिपेंडेंट अदारा बनाएं, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर सके। और अब देखिए, डिस्पैरिटी इन द पोस्ट बहुत ज़्यादा है, डिस्पैरिटी इन द पेज बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि एफबीआर के लोग जितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उनकी सैलरीज भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि करप्शन है, तो करप्शन को मारने का तरीका ये है कि उनको आप अच्छा रेवेन्यू दें। अगर आप एक ओजीटीसी का चेयरमैन 40 लाख रुपए महीने तनख्वाह देता है, तो फेडरल बोर्ड के चेयरमैन को भी आप उसके मुताबिक मुराद दें ना, ताकि वो सब लोग सही तरह काम करें। ठीक है, हम उनको बातें ज़रूर करते हैं और वो भी काम सही नहीं करते, ये भी बात सही है। अब इशू ये है कि वो जब अब मैं आज भी एक बात कर रहा था कि जब सुपीरियर जुडिशरी के फैसले मौजूद हैं कि आपने ये इन पैरामीटर्स पे काम करना है, तो जो इंट्री लेवल का आईटी अफसर है वो उनको मानते ही नहीं है। वो कहते हैं मेरे भी प्रेशर है, मैंने तो ये फैसला करना है, आप जाके कमिश्नर अपील के पास चले जाएँ, आप ट्रिब्यूनल चले जाएँ। अब जब एक चीज़ लिखी है कि जी आपने लिमिटेशन में एक शो का इशू करना है, आपने लिमिटेशन में काम करना है, अब ये वो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान का इशू क्या है? पाकिस्तान का इशू ये है कि यहाँ जो भी गवर्नमेंट आती है ना, वो तमाम का तमाम मलबा पिछली गवर्नमेंट पे डालते थे, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आपको पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट 2015 में $2.7 बिलियन था, जो $18 बिलियन हो गया। हम एक इंपोर्ट लेड ग्रोथ हमने की, पिछली हुकूमतों ने भी एक्सपोर्ट पे कोई तवज्जो नहीं दी। पिछले 5 साल पाकिस्तान की कोई एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं, ऊपर से कोविड आ गया। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं, इस वक्त हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 190 मुल्कों में से 136 नंबर पे हैं, और जो हमारा ग्लोबल जो कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है उससे हम 140 मुल्कों में 107 नंबर पे। तो हमने इम्प्रूवमेंट तो की नहीं, हमने अपना इमेज बिल्ड तो किया ही नहीं, जब तक हम इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और अपनी इमेज बिल्डिंग नहीं करेंगे, अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट की इंश्योरेंस नहीं दिलाएंगे, दुनिया को ये बताएंगे नहीं कि हम टाइम से आपको डिलीवरी दे सकते हैं, तो बात आगे कैसे चलेगी? फ़हीमुर रहमान सहगल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फ़हीम साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम साहब, बहुत सारी चीज़ें सर, बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि
जब एफबीआर के चेयरमैन चार चार बार तब्दील हो जाएं और ऐसे मौके पर तब्दील हो जहां पर आपकी टैक्स कलेक्शन के जो आदाफ हैं वो हासिल कर लिए गए, जिसका जिक्र मैं अभी नईम साहब से भी कर रहा था, 4,084 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स जमा किया, और फिर भी एफबीआर के चेयरमैन को तब्दील कर दिया, नौशीन जावेद साहिबा को। तो बात ये है कि जब आपकी पॉलिसी कंफ्यूज होंगी ना, जब आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो यही होगा। आप हो सकता है कि ये अब तक 3 बदल चुके हैं, सफर जैदी और इनके अलावा हो सकता है अगले 6 महीनों में और बदल जाए। असल इशू ये है, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो लोग टैक्स देते हैं, उनकी जो इनपुट है वो हमारे किसी बजट में शामिल ही नहीं किया जाता। ये जितने चैम्बर हैं, जितनी एसोसिएशन है, जितनी काजरों की तंजीमें हैं, ये बजट प्रपोजल पूरी साल की एक एक्सरसाइज करती हैं और उस एक्सरसाइज के बाद गवर्नमेंट को बजट बना के यानी एक प्रपोजल भेजती हैं कि आप इस तरह करेंगे तो आपका रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा होगा। बजट प्रपोजल का मतलब ये नहीं है कि बिजनेसमैन सिर्फ अपने इंसेंटिव लेना जानते हैं। बिजनेसमैन आपको प्रपोज करता है कि आप किस सेक्टर से किस तरह कितना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से होता यह है कि वो जितने प्रपोजल होती है उनको आप रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और बाद में जो है आप एक कंफ्यूज जो है आपकी जो पॉलिसी है वो आप फिर से जितने भी टैक्स टारगेट है वो अचीव नहीं हो सकते। और इस पेंडेमिक सिचुएशन में जिस वक्त कोविड-19 में दुनिया में तो पूरी इकोनॉमी की सिचुएशन ही बदल गई। आपको चाहिए था कम से कम 70 साल की हिस्ट्री में तो ये रिलीफ बजट ही देते थे। बिजनेसमैन जो आपको सारी जिंदगी टैक्स देता ही आया है, बल्कि आम आदमी की बात करते हैं जो इनडायरेक्टली टैक्स आपको देते रहे हैं, उसको आपने रिलीफ क्या दिया मुझे बताएं। अब इस बजट में इतने फ्लॉ है, अगर मैं आपको 1 बाय 1 गिनवाना चाहूँ तो शायद आपका प्रोग्राम का टाइम इस चीज का मुकम्मल नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताऊं ठीक, इन्होंने इंपोर्ट पे एक तो कमर्शियल इंपोर्टर और इंडस्ट्री के दरमियान जो है अंदर SRO 1125 के जो इंपोर्ट होती थी जी 1125 SRO 1125 की बात थोड़ी देर पहले शाहिद इस्माइल साहब भी कर रहे थे। मैं नहीं, फहीम बोर्ड के साहब ऊपर मैं आपके पास आता हूँ इसी सवाल को लेके। पहले मैं जरा शाहिद साहब के पास, शाहिद इस्माइल साहब सर। मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल जो शाहिद साहब 1125 SRO की बात आप भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, अभी फहीम साहब ने भी करना शुरू कर दिया है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे टैक्स के मुहासिल जो रहे हैं वो 177 अरब रुपए ज्यादा रहे हैं, फिर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इतनी अच्छी होने के बाद हम क्यों चेयरमैन की तब्दीली देखते हैं? चेयरमैन की तब्दीली होती है तो बिजनेसमैन भी बड़ा परेशान हो जाता है। जाहिर है कि एफबीआर तो वो इदारा है कि बिजनेसमैन हमेशा से उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करता है और फिर उनका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन भी रहता है एफबीआर के इदारे के साथ। शाहिद साहब। मैं शाहिद साहब आपके ऑडियो कुछ इशू हो रहा है, मैं दोबारा आपके ऑडियो आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मैं ज़रा फ़हीम साहब के पास, फ़हीम साहब सर आप कुछ कह रहे थे, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ सर। 30 जून को 8 अरब के रिफंड की अदायगी, 19 अरब की एडजस्टमेंट की गई और जो फिर कस्टम ड्यूटी मुहासिल है वो 9% की कमी के साथ 618 अरब रुपये है। एक्साइज ड्यूटी मुहासिल 6.1% इजाफा हुआ। सर इतना सारा इजाफा हो गया और हम क्या इसी इजाफे को देखते हुए दोबारा जो अपनी टैक्स कलेक्शन है उसके जो आदाब सेट किए हैं वो क्या पुरानी तमाम टैक्सेशन को देखते हुए किए हैं, जबकि कोविड-19 में तो बिजनेस ना होने के बराबर है? सर जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं 2 चीजों को हाईलाइट करूंगा। हमारी जो नई गवर्नमेंट का चांस ये था, जैसे इन्होंने गवर्नमेंट संभाली, उनका एक नारा था कि बिजनेसमैन को गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे कॉमर्स जो मिनिस्टर है वो ऑलरेडी खुद एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। तो होता यह है कि इनकी जो जितनी भी पॉलिसीज हैं अपने अलाइड बिजनेस के इर्द गिर्द घूम रही हैं। जितने भी इन्होंने इंसेंटिव दिए हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री को अपने इर्द गिर्द, जो उनको देखते हुए सारा कुछ बजट तैयार किया गया है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इन्होंने कमर्शियल इंपोर्टर का इनकम टैक्स जो पहले 2% था उसको 5.5% ले गए हैं और इंडस्ट्री का जो इनकम टैक्स था वो
2% से 1% पे ले गए हैं। ये 4.5% का जो फर्क है, मुझे बताएं किस बिजनेस में इतना बड़ा, और क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड एक इंडस्ट्री और जो है कमर्शियल इंपोर्ट के दरमियान हो सकती है? जबकि कमर्शियल जो इंपोर्टर है वो भी SME का वो जो है इसको फाइनेंस मुहैया करता है इस सूरत में कि वो माल खुद मंगाता है और वो छोटी छोटी फैक्ट्रियों को वो दे देता है। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसको वो जो गवर्नमेंट से कर्ज भी ले लेती है वो तो ये माल मंगवा सकेगी। जो छोटे SMEs हैं, जो आपकी कॉपिंग इंडस्ट्री है, जो आपके कमर्शियल इंपोर्टर से लेके अपनी जरूरियात पूरी करती है, वो मुल्क में अपने माल कैसे मंगाएगी, वो अपनी एक्सपोर्ट कैसे करेगी? और ये छोटा जो मैन्युफैक्चरर जो आपकी पीसी बनाता है, जो आपके बैग्स बनाता है, और जो आपकी ये फर्नीचर इंडस्ट्रीज है, ये कैसे कम्पीट करेगी? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुल्क में इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगी? ये तो बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। मैं फ़हीम साहब यही सवाल है, शाहिद साहब के साथ रब्ता हमारा बहाल भी हो गया। शाहिद साहब सर, तमाम चीज़ आप सुन भी रहे हैं, तमाम साथी जो बात कर रहे हैं, सर आप भी कुछ कह रहे थे। मैं चेयरमैन FBR से लेकर ये जो टैक्सेशन वाले मामलात हैं, जो रियलिस्टिक हैं नहीं हैं, जो टैक्स अहदाफ हैं, ये कमर्शियल इंपोर्टर की फ़हीम साहब बात कर रहे हैं, उनके लिए अलग परेशानी है। इंडस्ट्री जो लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन की आपने बात की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है सर। हमारे यहाँ जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं उससे पहले हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल यहाँ नहीं बन सकता? जी शाहिद साहब। जी, अब मुझे आपकी प्लीज रिपीट करें, मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी। सर बहुत सारी चीजें मैंने कहा कि चेयरमैन FBR से हम लोग शुरू हुए, चेयरमैन FBR की तब्दीलियां, फिर टैक्स। मेरा वो क्वेश्चन मेरा रह गया था। मैं देखें, हम इस बात पे कायल हैं कि कोई भी आए, कोई भी इदारे में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मैं टाइम शॉर्ट है आपका। मैं नईम साहब की एक बहुत अच्छी बात बढ़ाऊंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नॉट ओनली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैं यहाँ पर ईज ऑफ टैक्स पेयर्स एंड टैक्स कलेक्टर्स के रिलेशन की मैं बात करूंगा। जरूर। इस वक्त हमारा जितना इंडस्ट्रियलिस्ट है, ट्रेडर्स है, वो डरता है और वो घबराता है कि अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के लिए। इसके लिए हमारी राय है, कराची चैम्बर ने बारहा हमने ये रिक्वेस्ट की है। फहीम साहब ने भी कहा कि देखें, इस वक्त कराची चैम्बर या कराची जो है आपका 70% आपका रेवेन्यू जनरेट करता है। हमारे पास 55,000 मेंबरशिप है। अब हमारे पास आइए, आप लाहौर चैम्बर में जाइए, फिर हमारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए और एक पॉलिसी बनाई जाए जो कि एक फ्रेंडली पॉलिसी हो। हमने कई दफा रिक्वेस्ट की है ऑन बिहाफ ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे जो चेयरमैन है सराज कासिम तेली साहब ने भी, कि आप टैक्स के रेट्स को कम करें और टैक्स को इसको जो है आप इसको बढ़ाएं, टैक्स के नेट्स को बढ़ाएं। आप जब टैक्स का रेट बढ़ाते हैं तो लोग डरते हैं। 17% GST है, इनकम टैक्स है, इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज वगैरह है, तो आदमी जो है बजाय इसके कि वो टैक्स पे करे, वो इससे भागता है। दूसरा एक और चीज जो मैं आपके तवज्जो से कहना चाहूंगा कि हमारी बहुत बड़ी हमारी एक अनटैप्ड इकोनॉमी है जो कि इस वक्त डब्बों में और तिजोरियों में सोने और डॉलर की शेप में बंद है। जिस तरह आपने भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए थोड़ा इंसेंटिव्स का ऐलान किया, इसी तरह तमाम सेक्टर्स के लिए आप अनाउंस करें ताकि जो वो अनटैप्ड इकोनॉमी है जो कि पिछले 70 साल से चली आ रही थी, जो कि इस वक्त डब्बों में बंद है, वो जो है आपके इकोनॉमी के अंदर जनरेट हो और आपकी इकोनॉमी बढ़े। शाहिद साहब मैं चाहूंगा एक चीज और इसमें ऐड कर दें। ये बताएं कि जो लोकल इंडस्ट्री की सिचुएशन कराची भर में या सिंध भर में थी, आपको पता है कि हैदराबाद में बड़ी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, वहाँ पर चूड़ी की सनत बंद पड़ी है, बड़े लोग परेशान हैं। होम बेस्ड वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में कराची में हुआ करते थे, औरंगी टाउन में हमें याद है, और फिर बल्दिया टाउन में बहुत लंबी तादाद में होते थे। इन फैक्ट्रीज का जो कराची के सराउंडिंग्स में है, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी जो रोजगार प्रोवाइड करती थी, जो जीन्स डेनिम तक बनाती थी, उनकी क्या सिचुएशन है सर? सर इस वक्त तमाम इंडस्ट्री हमारी बहुत बुरी कंडीशन में है। इसकी बेसिक वजह यह है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग आपने अभी इलेक्ट्रिक टैरिफ 3 रुपए 2 रुपए 80 पैसे 85 पैसे बढ़ा दिया। हमारे पास जितनी भी कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो इतनी ज्यादा है कि इस वक्त हमारा बायर जो है, वैसे ही वो कोविड की वजह से हमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा कॉशियस है बाइंग के अंदर। ऊपर से आपने जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ाई है,
तो इसकी वजह से इस वक्त बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है बंद पड़ी हुई है। जैसा आपने हैदराबाद की चूड़ी के इंडस्ट्री का कहा, वो मुकाबला ही नहीं कर पाती, और ऊपर से ये जो है फिर हमारे पास जो अंडर इनवॉइस होकर कुछ सामान आ जाता है, कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कुछ स्मगल होकर आ जाते हैं। इस वक्त जो बहुत बड़ा एलिमेंट है स्मगलिंग का है। हमारी इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो है वो हमारे स्मगल्ड आइटम से है। और मैंने जैसा स्टार्ट में मैंने कहा था कि आपकी इकोनॉमी का रिवाइवल, आपका लेबर है, आपकी पूरी एक एक्टिविटी बढ़ती है जब तक आप लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट नहीं करते, आप जब तक उनको इंसेंटिव्स नहीं देते। उस वक्त आपकी जो, और आपके पास देखें इस वक्त बड़ा यंग, आपके पास 60% बिलो जी 8 of 30 इयर्स के लोग हैं। उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। जब तक आप इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स देना पड़ेगा, जो बंद पड़ी है उनको रिवाइवल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं फहीम की बात को दोहराऊंगा कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए, स्पेशली जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, चैम्बर्स हैं, फेडरेशंस हैं। आप हमसे मशवरा लें और हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है इसके अंदर जो है टैक्स इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। आप हमें अपने साथ शामिल तो करें। नहीं सर, देखिए सर, बेसिक इश्यूज क्या हैं कि हम सब ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। वन, गवर्नमेंट को एक फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट देनी चाहिए टैक्स पॉलिसीज़ में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आएगी इस मुल्क में जब आप फ्लेक्सिबल टैक्स पॉलिसीज़ लेके आएंगे, जब बाहर के लोगों को आप कहेंगे कि पैसा लेके आओ या इन्वेस्ट करो और यहाँ से पैसा ले भी जाओ, आप उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। सिमिलरली जो लोकल आपकी मार्केट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मकामी सनत पर्टिकुलरली, और कोविड के बाद ये इंतहाई ज़रूरी है कि मकामी सनत को आप तरजीह दें, गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करे। और एग्रीकल्चर, हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, लेकिन आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कहाँ गया आपका एग्रीकल्चर बेस्ड? आप तो यू आर नो मोर इन एग्रेरियन इकोनॉमी, तो आपको उस पर तवज्जो देनी है। उसके बाद आपने बाहर के मुल्कों के साथ अपनी मसाबकत को बेहतर करना है। कंपेटिटिवनेस, जैसे मैंने पहले कहा कि आप ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स में 107 नंबर पे हैं, तो आपको उसको कैसे इंप्रूव करेंगे? और जब तक इंप्रूव नहीं, फिर पाकिस्तान में बिजली के जो बढ़ते हुए अखराजात हैं, जब आपकी यूटिलिटीज हैं, वो उसकी वजह से लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बाहर के मुल्कों में बाहर जा रहे हैं। अच्छा, फिर जो पाकिस्तान का सनतकार है उसको अपनी मशीनरी में जिद्दत लानी पड़ेगी, उसको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उसको इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को मनवाना पड़ेगा। ये तमाम चीजें एक टीम वर्क से होगी। जब तक आप टीम वर्क नहीं करेंगे, बीच का एक इंपॉर्टेंट चीज है नईम साहब, वो है सेल्स टैक्स की बात। इस्माइल साहब ने सेल्स टैक्स, मैं एक चीज में मैं फहीम साहब का भी इसमें थोड़ा सा इनपुट ले लूं। फहीम साहब, सर फहीम साहब, मेरी आवाज आ रही है सर? ये भी आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा फहीम साहब, ये जो सेल्स टैक्स वाला मामला, एक तो बनाता है प्रोडक्ट, फिर उसके बाद दूसरे के पास जाती है, फिर तीसरे के पास, फिर तीसरा चौथे को, यानी आवाम तक पहुंचती है, तो 3 लोगों का जो सेल्स टैक्स भरा हुआ होता है वो आवाम ने पे करना होता है। उनको 17% नहीं पड़ता, उनको तो ये 17 करके तो कई परसेंट पड़ जाता है। इस पर क्या हो सकता है सर? टैक्सेस है ना, आप सेल टैक्स लगाएंगे, आप इनकम टैक्स लगाएंगे, आप कोई और विद होल्डिंग टैक्स होगा, इसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट है ना वो एंड यूजर है, उसको आम जबान में सारिफ कहते हैं, जिसको वो इस्तेमाल करता है। तो जिस तरह आप जितनी नंबर ऑफ टाइम की आप सेल टैक्स दे रहे हैं, आप उतनी ही कमोडिटी की आम चीज की प्राइस बढ़ा रहे हैं। ये जितनी मल्टीप्लाई होगी आपके सोसाइटी में, आपकी जो वो जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, और आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम कम है, या तो आप दूसरी तरफ आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। हमने सारे चीजें आपने बात की है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसी आएगी? पहले आप लोकल इन्वेस्टमेंट, जो आपका लोकल इन्वेस्टर जो आपके हाथ में है, जो आपका मुल्क का अपना शहरी है, आप उसको तो फैसिलिटेट करें, आप उसको लेवल प्लेइंग फील्ड है, ताकि अपनी, जिस तरह अभी ये बात है, बड़ी अहम बात है, इनोवेशन की तरफ हम लोग जाए, R&D हमारी मजबूत हो, इन चीजों की तरफ हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो पैरामीटर है, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, तो आपकी ये जो है हमारे आम आदमी की जिंदगी का। ठीक है फहीम साहब, बहुत माज़रत, वक्त की कमी थी, बहुत अच्छी डिस्कशन हो गई, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई। शाहिद इस्माइल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट नईम सिद्दीकी साहब माहिर माशियात भी हैं और बहुत सारी चीज़ों पे बड़ी ग्रिप रखते हैं। आज काफ़ी अच्छी चीज़ों पे डिस्कशन हो गई। फ़हीम रहमान सहगल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर होगी आपसे मुलाकात जुम्मे के रोज़, अपना ख्याल रखिएगा।